सत श्री अकाल दोस्तों, मैं उमेंद्र दत्त फिर हाज़र होया हाँ तुहाडी खिदमत विच बलिहारी कुदरत ऑडियो मैगजीन का एक नवा अंक लैके। दोस्तों, अजकल जीएम सरों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरों एक बहुत वड्डा मुद्दा है। साडी खुराक साडी खेती उत्ते जिस तरह का हमला हो रहा है उहदे बारे कभी सोचा भी नहीं जा सकता सी। यह देश यह समाज कदी बेटी बैंगन की लड़ाई चों निकलिया है और हुण बेटी बैंगन नूं जदों असीं रोक चुके हाँ उदों साडे सामने जेनेटिकली मॉडिफाइड सरों जीन परिवर्तित सरों उहदा खतरा आके खड़ा हो गया है। यह जीएम सरों बहुत खतरनाक हो सकता है अगर असी उन्हों अंतों ना रोकें। यह साडी खेती नूं भी जहरीला करेगा, यह साडी खुराक नूं भी जहरीला करेगा। इस मुद्दे ते हुण भारत भर दे विच जीएम फसलों का विरोध करने वाली जथेबंदी कोलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया उहदी आगू भैन कविता कुरुगंटी जो कि हैदराबाद के रहने वाले ने और अजकल बेंगलोर रहंदे ने और पूरे देश च घुम के जीएम फसलों के खिलाफ और किसानों के हकों के प्रति अलख जगा रहे ने। वो एक स्पैशल वार्ता लैके आ रहे ने जीएम सरों का सच। उम्मीद है इस वार्ता को सुन के तुसी सरों सत्याग्रह के एक योद्धा बनने नूं तैयार होवोगे। अभी देश में जीएम क्रॉप्स को लेके फिर से एक बड़ा कंट्रोवर्सी चल पड़ा है। जैसे बीटी बैंगन के बारे में एक देश भर में बहुत बड़ा चर्चा हुआ था और लोगों के विरोध के बाद, और वो भी ऐसा विरोध जिसमें हमने वैज्ञानिक सबूत के साथ दिखाया कि ये बीटी बैंगन की ना ही ज़रूरत है ना ही ये सुरक्षित है। 6 साल पहले जैसे उस टाइम पे एक मॉरेटोरियम लगाया गया था, इंडिया में नहीं आने दिया गया। ऐसे ही अब एक सरसों की बात हो रही है। एक जीएम सरसों जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के वैज्ञानिकों ने बनाया है और उनका ये दावा है, ये जीएम सरसों का नाम उन्होंने दिया है DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसके पीछे आपके और मेरे पैसे ही खर्च किए गए थे, टैक्स पेयर्स फंड्स, जो NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 100 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ये DMH11 को बनाया। जिन्होंने इसको बनाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर दीपक पेंटल और उनका टीम। उनका दावा ये है कि सरसों एक ऐसा पौधा है प्रकृति में जिसमें परागण अपने आप हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। फूल बहुत छोटा है और एक ही फूल में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स रहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और इसमें हाइब्रिड्स बनाने का तरीका भी मुश्किल है। जो मैनुअल हाइब्रिडाइजेशन बाकी कपास जैसे फसलों में होता है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा फूल है। तो इन्होंने ये कहा कि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तरीके से हम एक हाइब्रिड बनाने की कोशिश करेंगे और उसको उन्होंने DMH11 का नाम देते हुए सरकार से परमिशन लेके ट्रायल्स करके आज इस हद तक पहुंच गए कि अगर सरकार हाँ कहे ये बीज हमारे फसलों में बोने के लिए दिया जाएगा, सरसों के किसानों को हमारे ज़मीन पे आएगा और हमारे खाने की श्रृंखला में भी आ जाएगा। हम क्यों चिंतित है इस DMH11 को लेके, हम क्यों चिंतित है? पहली बात है, ये जो जीएम सरसों बनाया गया है इसमें 2 अलग अलग पेरेंटल लाइंस में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तरीके से बैक्टीरिया के जीन्स घुसाए गए हैं। और ये सॉइल बैक्टीरिया का एक बारनेस बोल के जो किसी पौधे में नपुंसकता ला सकती है, मेल स्टेरिलिटी, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल कर सके।
तो एक वरुणा नाम का एक पेरेंटल लाइन है जिसमें ये बारनेस को घुसाया गया है, एक बैक्टीरिया के जीन को, और दूसरा है एक लाइन, दूसरा पेरेंट जिसको एक यूरोपियन पेरेंटल लाइन को सेलेक्ट करके, जिसमें बार स्टार नाम का एक और बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया का जीन डाला गया है, जिसमें ये शक्ति है कि जहाँ पे बारनेस है उसका काम बंद करके फिर नपुंसकता को बंद करते हुए फर्टिलिटी को वापस लाए। उसका काम बार स्टार का है और उसको ये यूरोपियन पेरेंटल लाइन में डाला गया है। और इनका कहना है जब ये बारनेस का लाइन और बार स्टार का लाइन जो अलग अलग पेरेंटल लाइन्स है, इन दोनों को अगर क्रॉस करेंगे तो हाइब्रिड विगर जो आएगा, हेटेरोसिस जो आएगा, उससे हमारी उत्पादकता सरसों का बढ़ेगी और 20 से 30% तक बढ़ेगी। ये इसके पीछे तकनीक का थियरी है, इसका विज्ञान ये है। और इन दोनों जीन्स बारनेस और बार स्टार के साथ साथ ये लोग एक और जीन घुसाते हैं जिसका नाम बार जीन कहा गया है, जो नदीन नाशक सहने की शक्ति जो रखती है, ये जीन है हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन। और वो तो नर और मादा दोनों में, बोथ पेरेंटल लाइन्स में ये बार जीन जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है उसको घुसाया गया है। और इन दोनों पेरेंटल लाइन्स को क्रॉस करते हुए जो प्रोडक्ट आएगा, हाइब्रिड प्रोडक्ट, उसको DMH11 का नाम दिया गया है। हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि बारनेस जीन के बारे में काफ़ी कुछ साइंटिफिक लिटरेचर है जो दिखाता है कि ये सेल्स के लिए टॉक्सिक है, साइटोटॉक्सिसिटी बारनेस जीन में है। दूसरी बात है, ये जो हेर्बिसाइड टॉलरेंट वाली जीन जो घुसाया जा रहा है, जो DMH11 में होगा, इसका मतलब है ये GM सरसों एक हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। इस देश में कई सारे कमिटियों ने एक ठोस रिकमेंडेशन बार बार दिया हुआ है कि देश में हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलों को घुसाना नहीं चाहिए। इसमें हेल्थ इम्पैक्ट्स है, इसमें पर्यावरण के नुकसान है और इसमें सामाजिक नुकसान भी है, क्योंकि इस देश के सबसे गरीब जनता को, खास करके ग्रामीण महिलाओं को जो रोज़गार मिलती है, वो हाथ से खरपतवार निकाल के उस दिन का जो रोज़गार मिलता है उसी से परिवार चलता है। और अगर ऐसे टेक्नोलॉजीज़ लाएंगे जो इनके रोज़गार उनसे छीन ले, तो इसमें सामाजिक परिणाम भी काफ़ी बड़े हैं। तो हेल्थ, एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हेर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स को इंडिया में बैन करना चाहिए वाली बात काफ़ी एक ठोस रिकमेंडेशन हमारे सामने है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से भी आया हुआ है, स्वामीनाथन टास्क फोर्स से आया हुआ है, और एक सुप्रीम कोर्ट का टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का मेजॉरिटी रिपोर्ट है उसमें भी आ चुका है। और ये रिकमेंडेशन अभी सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन रहा है और वो सब जुडिस है। और इसी बीच में देश में इसके बारे में चर्चा जब चल रही है, अगर सरकार ऐसे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगी और हाँ भी कहेगी, तो इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले हैं। और दूसरी बात है जो नपुंसकता घुसाने वाली, मेल स्टेरिलिटी वाली बात, इसमें दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए हैं। एक तो ये टेक्नोलॉजी अनरिलायबल है। हमने देखा है कि जिस आधार पे वो हाइब्रिड्स बनाने की बात कर रहे हैं कि किसी पौधे को मेल स्टेराइल बारनेस के इंट्रोडक्शन से हम करेंगे, अगर वो मेल स्टेरिलिटी ही व्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन पौधे का और फूल का हो जाएगा, तो आपका
हाइब्रिड जिस दावे के साथ आप ला रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है आपका टेक्नोलॉजी ही अनरिलायबल है। दूसरी बात है, जहाँ पे जितना हद तक मेल स्टेरिलिटी काम करेगा, वो मेल स्टेरिलिटी आजू बाजू के फसलों में, जो नॉन जीएम बीज बो रहे हैं उनके फसलों में, और अगर एक किसान जीएम बीज खरीद के फसल से अगर बीज रख के अगले सीज़न में बोने की कोशिश करेंगे, उसमें मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी। और इसका मतलब है नपुंसकता अगले साल के बीज में अंदर ही है। तो जब फसल बनेगी, उस पीढ़ी का फसल, उस बीज से जो फसल आएगी उसमें मेल स्टेरिलिटी होगा, तो मतलब ये है कि किसान का पौधे में, किसान के फसल में बीज नहीं बनेंगे जिस हद तक बनना चाहिए। इसका मतलब है आपने दावा किया कि उत्पादकता बढ़ेगी, मगर ऐसे बीज में और ऐसे टेक्नोलॉजी में किसानों की उत्पादकता घटेगी, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी अपने आप को व्यक्त करेगी फार्म सेव्ड सीड में। ये एक नुकसान तो हेर्बिसाइड से है, दूसरा है एक नुकसान ये नपुंसकता और मेल स्टेरिलिटी के परसिस्टेंस की वजह से। तीसरी बात ये है कि जैसे किसी भी फसल में आप हाइब्रिड का बीज खरीद के फिर बीज बोने लगेंगे, उसमें वैसे भी आपको यील्ड अगले पीढ़ी में घट जाएगी। तो हर तरह से आप किसानों को एक लोभ तो दे रहे हैं, मगर उनके लिए नुकसान ही नुकसान होगा यील्ड के मुताबिक, यील्ड के बेसिस की बात कर रही हूँ मैं। और उत्पादकता से हटके जो स्वास्थ्य की बातें हैं, पर्यावरण की बातें हैं, खास करके जो मधुमक्खी के ऊपर इस जीएम मस्टर्ड का असर होगा। मधुमक्खी के बगैर प्रकृति में आज के दिन जो हम देख रहे हैं, हरियाली, ग्रीनरी, ट्रीज, पॉलिनेशन, इकोसिस्टम जो चल रहे हैं, थ्राइव हो रहे हैं, उस पूरे इकोलॉजी में गड़बड़ होने वाला है अगर आप हनी बीज के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। और ऐसे जीएम मस्टर्ड को लेके ऐसे साइंटिफिक सबूत हमारे पास ऑलरेडी है, और इंडस्ट्री के भी स्टडीज़ है जो दिखा रहे हैं कि मधुमक्खी के ऊपर इसका नकारात्मक असर होने वाला है। जब मधुमक्खी के ऊपर होगा, आपके हनी प्रोडक्शन के ऊपर, हनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, हनी में जो ये बार्नेज और ये बार का जो ट्रेसेस हो जाएंगे और कंटामिनेशन हो जाएगा, उसका असर जो कंज्यूम करेंगे उनके ऊपर, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ये सब मुद्दे हैं। ऐसे ही सरसों को काफ़ी बड़े पैमाने पे आयुर्वेदा में और इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, और अभी तक ये जांच नहीं किया गया कि इस जीएम मस्टर्ड से क्या हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स विषपूर्ण बन जाएंगे, टॉक्सिक बन जाएंगे, या क्या उनका इफ़ेक्टिवनेस आज के दिन जो वो काम करते हैं, क्या वो थोड़ा कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कुछ इसके बारे में कुछ जांच नहीं किया गया है, कुछ डेटा नहीं है। ये सब ये जीएम मस्टर्ड को लेके खतरे हैं, मगर 2-3 मुद्दे और भी है जो हमको बहुत चौंका देते हैं, और these are shocking things about what has happened in the name of DMH11 testing and R&D। एक तो ये बात है कि डॉक्टर पेंटल, जिनको बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट अपने आप को बार बार यही कहते दिखाते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर साइंटिस्ट हैं और किसान का भलाई हमारे मन में है, हम मोनसैंटो जैसे नहीं हैं, ये सब कहा जाता है। मगर हमने देखा है कि उन्होंने अपना DMH11 की परीक्षण ऐसे किस्मों के साथ किया है जो 45 साल और 35 साल पुराने हैं, जो बहुत कम उत्पादन वैसे ही भी देते हैं। उनकी तुलना में
DMH11 को टेस्ट करते ये बताया जा रहा है कि DMH11 30% तक या 25% तक ज़्यादा उत्पादकता देगी और इस देश की हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके एडिबल ऑयल्स को, उस इंपोर्ट बिल को कम करेगी। हमारा पहला दावा ये है कि आपने DMH11 को ऐसे कल्टीवार्स और वैराइटीज़ और हाइब्रिड्स के साथ टेस्ट नहीं किया जो आजकल इस देश के मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध है। आपने सिर्फ 35 साल पुराना वरुणा के साथ कंपेयर करके ये दावा किया और हमारा डेटा, और सिर्फ हमारा नहीं, ICAR का डेटा जो DRMR भरतपुर में जो डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च है, वो लोग खुद दिखा रहे हैं कि DMH11 से ज़्यादा पैदावार देने वाले कई सारे वैराइटीज़ भी है और हाइब्रिड्स भी है। तो ये DMH11 की ज़रूरत कह रहे हैं कि 25-30% ज़्यादा यील्ड देगा, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात है, इन्होंने ये टेस्ट करते हुए हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है और उनका परमिशन लेटर है, उन सब का उल्लंघन करते हुए, वायलेशन करते हुए, खुद अपना स्टडीज़ को डिज़ाइन करते हुए ऐसा किया ताकि उनका DMH11 अच्छा दिखे। ये सरासर रिगिंग ऑफ साइंटिफिक स्टडी है और ये अनसाइंटिफिक है। तीसरी बात है, हमने ये देखा है कि DMH11 का यील्ड ऑलरेडी रिग्ड प्रोटोकॉल में पुराने किस्मों के साथ तुलना करते हुए ज़्यादा दिखाने के अलावा इन्होंने सिर्फ एरिथमेटिक कैलकुलेशंस को ट्वीक करते हुए, मिसकैलकुलेट करते हुए और कुछ 7-8% बढ़ाया और कहा कि इतना ज़्यादा पैदावार दे रहा है इसलिए इसको अप्रूव कीजिए। और उनका डेटा हमने खुद देखा और पढ़ा और विश्लेषण किया और देखा कि उनका डेटा जो दिखा रहा है और अंत में जाके उन्होंने यील्ड जो क्लेम किया है, इसमें काफ़ी अंतर है और हमको इस पूरे टेस्टिंग में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ दिख रही हैं। हमको ये डिमांड करना चाहिए कि ये CAG का ऑडिट हो, क्योंकि ये देश के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और ये एक फ्रॉड्यूलेंट स्टडी के नाम से 100 करोड़ रुपए वेस्ट किए गए हैं। तो एक तो टेस्टिंग के नाम पे जो गड़बड़ किया गया है वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी गड़बड़ ये है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप को इन्होंने अभी तक हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप के नाम पे अप्लाई नहीं किया है और हमारा रेगुलेटर्स भी इसका रिस्क असेसमेंट हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप के नाते नहीं किया है और सिर्फ ये डॉक्टर पेंटल और बाकी उनके टीम ने जो डेटा दिया है उसको ऐसे ही हमारे रेगुलेटर्स मान रहे हैं, अपने आप से कुछ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, टेस्टिंग ये सब नहीं किया है। तो ये GM मस्टर्ड को लेके बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और सबसे अहम बात ये है कि देश में इन्हीं ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने नॉन GM हाइब्रिड लाया था इसके पहले 6-7 साल पहले। हम इनसे जानना चाहते हैं और सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या वो हाइब्रिड आने के बाद इस देश के उत्पादकता सरसों की बढ़ी है क्या, और ऐसे ही इस देश की इंपोर्ट बिल घटी है क्या। अगर वो नहीं हुआ उस टाइम पे और उसके बाद कई सारे और हाइब्रिड्स भी बाज़ार में आए हैं, तो ये DMH11 जो एक रिस्की प्रोडक्ट है उससे ये क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, कोई हमको सबूत दिखाएंगे क्या और उनका एविडेंस दिखाएंगे क्या। हमारा ये कहना है कि ऐसे प्रपोजल्स को सरकार को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था और ये गड़बड़ की बात है कि देश में जो आपका और मेरा चॉइस नहीं बचेगा। कल आप अगर GM सरसों नहीं खाना चाहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा
कि कौन सा सरसों जीएम है और कौन सा सरसों जीएम नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं हो पाएगा। अगर कोई किसान जीएम बोना नहीं चाहते हैं, उनका फसल बगल वाले फसल से प्रदूषित हो जाएगा और वो नॉन जीएम नहीं रह पाएंगे। और ख़ास करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि जब जीएम आ जाएगा, कंटेमिनेट आपके फसल को और आपके बीज को करेगा, आपका सर्टिफिकेशन छीना जाएगा, आपको ऑर्गेनिक नहीं माना जाएगा, बल्कि आपके ऊपर फाइन्स भी नहीं लग सकते हैं। और ये सिर्फ बीज की बात नहीं है, फसल की बात नहीं है। जो जीएम सरसों का ऑयल सीड केक, मस्टर्ड का ऑयल सीड केक काफ़ी अच्छा होता है ज़मीन को और हेल्दी बनाने के लिए। और अगर आप जीएम ऑयल सीड केक को जानबूझ के या नहीं जानते हुए इस्तेमाल करने लगेंगे, उससे भी आपके ऑर्गेनिक स्टेटस के ऊपर खतरा पड़ने वाला है। जिस साइड से भी हम देखेंगे, इस जीएम मस्टर्ड की ना ही ज़रूरत है, ना ही लोग उसको मांग रहे हैं, ना ही वो सुरक्षित है। सब तरफ से खतरा है और ये बहुत साइंटिफिक फ्रॉड के आधार पे इसको आगे किया जा रहा है। और हमारे देश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों में काफ़ी बड़े पैमाने पे सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन, जो धान में हमने ऑलरेडी श्री विधि देखा है, उसी के प्रैक्टिसेस के आधारित सरसों का जो कल्टीवेशन है, सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन, जिसमें प्रति हेक्टेयर 4 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादकता का रिकॉर्ड है। ऑलरेडी सरकारें खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब हमारे पास ऐसे विकल्प है, हम इस जीएम सरसों को क्यों अपनाएं, क्यों अलाउ करने दें। हम हर नागरिक से आज के दिन अनुरोध करते हैं कि आप भी इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़िए। और अगर सिटीजन्स अपना राइट असर्ट करेंगे टू सेफ फूड एंड सेफ एनवायरनमेंट, हम इस जीएम मस्टर्ड को भी भगा सकते हैं, जैसे हमने बीटी बैंगन को इस देश से भगाया है। और आप सबको इसमें जुड़ना चाहिए। धन्यवाद। सो दोस्तों, ऐसी पैन कविता कुरुगंटी जी अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर ਅਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫॉर जीएम फ्री इंडिया ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ जीएम ਸਰੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ जीएम ਸਰੋਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਬੜੀ ਖਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 99 151 95 062 ਅਤੇ 99 151 95 063। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।